हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो। इस क्विज का जवाब आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन में ज़रूर मिल जाएगा, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM का चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो शुरू का पार्ट मैंने काफ़ी सारा जो चैप्टर के आगे के भी लेसन्स है और इसके भी आगे का जितना भी पार्ट है कवर कर लिया है। कंटिन्यूस वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और बाकी के दूसरे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी हमारा पूरा चैप्टर हो गया एक्सप्लेनेशन 11th का, तो वो भी आप देख सकते हैं। अकाउंट्स भी हमारा चल रहा है, तो और आंसर्स भी जो होते हैं टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सरसाइज के, वो भी सब कुछ अवेलेबल है। ओके, बस डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए पूरा वीडियो देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी देखिए यहाँ पर ना उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, ट्री डायग्राम बना के दिया है कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या क्या है। आप कोशिश करिए एग्जाम के टाइम भी इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा ट्री डायग्राम्स वगैरह बनाए, भले कोई भी आंसर हो अगर उसमें पॉइंट वाइज लिखे और उसके डायग्राम बनाने की कोशिश करे तो चेक जो करता है उसको एक ग्लांस मिल जाता है कि ये सब पॉइंट्स आपने कवर किए और फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक आता है जनरल पार्टनरशिप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो ये अभी आपको ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ओके, और ये जो जनरल पार्टनरशिप है उसके नीचे आएगा और उसको डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में। एक है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड और पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। तो अभी हम पढ़ेंगे जनरल पार्टनरशिप के बारे में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है उन्होंने। जनरल पार्टनरशिप। इन जनरल पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज इक्वल राइट्स. General partnership comes into existence according to the provision of Indian Partnership Act 1932. अभी ये देखिए जनरल पार्टनरशिप जो होता है उसको हर पार्टनर जितना भी होता है, जनरल मतलब क्या, नॉर्मल पार्टनरशिप, इसके बारे में हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है चैप्टर में कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे फॉर्म की जाती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, सब कुछ देखा हमने, है ना। इक्वल राइट्स मतलब क्या होगा, जैसे कि कैपिटल या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह, ये जो कुछ है या कुछ डिसीजंस लेने हैं, ये सब कुछ आ जाएंगे नॉर्मल उनके राइट्स के अंदर, है ना। पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप के कंसर्न के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो उसके अंदर जितने भी राइट्स आते हैं हर एक पार्टनर का इक्वल राइट होता है, इक्वल हक होता है। ओके, और जनरल पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर करना है, वैसे तो हमने पहले क्या देखा था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ओके, लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र और थोड़े बहुत स्टेट्स है जहाँ पर अगर कर लिया रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी अच्छा होगा। ओके, और उसको किसके कौन से लॉ के अंडर रजिस्टर करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अभी ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, तो बेटर है कि आप ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद कर लो। ओके, तो देख लेते हैं आगे, इतना ही दिया इन्होंने। बाकी अगर आपको डिटेल में लिखना है तो पार्टनरशिप के बारे में जो हमने नॉर्मली पढ़ा था वही पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिगार्डिंग टाइम पीरियड फॉर पार्टनरशिप देन इट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। ओके, सच पार्टनरशिप कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड. एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू लीव पार्टनरशिप एट एनी टाइम। ओके, अभी पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब ही क्या होता है इंग्लिश में, विल को क्या बोलते हैं, इच्छा, है ना। आपकी विश को बोलेंगे विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब अपनी इच्छा से जो होता है उसको बोलते हैं विल। व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिगार्डिंग टाइम पीरियड फॉर पार्टनरशिप। अभी देखिए जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है ना, अभी एग्रीमेंट कब बनाएंगे, है ना, जब पहले तो मैंने क्या बोला था आपको पहले कि कंपलसरी नहीं है रजिस्टर करना, लेकिन सपोज रजिस्टर कर रहे हैं आप,
ओके तो रजिस्टर कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आप क्या बनाओगे, एक एग्रीमेंट बनाओगे, है ना। अग्रीमेंट बनाया जाता है, पेपर्स जो बनाए जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स, उसको बोलेंगे अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट बनाया जाता है कौन से लॉ के अंडर, अंडर इंडियन, यहाँ पर हमने देखा अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके यही नॉर्मल लॉ होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर हम अग्रीमेंट बनाएंगे। अब अग्रीमेंट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है या लिखा नहीं है कि ये पार्टनरशिप कितने वक्त के लिए हम बनाएंगे या कितने वक्त तक ये टिकेगी, 1 साल के लिए कि बाबा एक प्रोजेक्ट हमको मिला, हम पार्टनरशिप करके एक प्रोजेक्ट फिनिश कर देंगे, प्रॉफिट अपना अपना बांट लेंगे, उसके बाद में ये पार्टनरशिप खत्म, इस तरह की भी पार्टनरशिप की जाती है। लेकिन जब इस तरह के एग्रीमेंट में किसी भी तरह का टाइम नहीं बताया गया है कि वो कितने पीरियड के लिए पार्टनरशिप रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप एट विल। ओके सच पार्टनरशिप कैन इजीली बी डिसॉल्व्ड। और जब किसी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये 1 साल के लिए है या 6 महीने के लिए है, तो इस तरह की पार्टनरशिप को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब कभी भी इसको फिनिश ऑफ बंद कर सकते हैं। ओके एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू लीव पार्टनरशिप एट एनी टाइम। और भले 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, कितने भी पार्टनर हो, उसमें से कोई भी पार्टनर जो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो अपनी मर्जी से नोटिस दे सकता है दूसरे पार्टनर्स को कि आप मुझे कंटिन्यू नहीं करना। क्यों दे रहा है ये, क्योंकि उनके एग्रीमेंट के अंदर किधर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो कितने टाइम तक के आगे अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करने वाले, या तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं या दो दिन में भी खत्म कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हमने पार्टनरशिप एक्ट विल ये देखा, आई होप आपको समझ गया होगा। इतने आगे देख लेते हैं पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड क्या है। When partnership is formed for a specific time, such partnership is known as partnership for particular period। वही मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर उन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है कितने वक्त के लिए है, क्या बिल्कुल भी टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है, मतलब लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर कि हम 6 महीने के लिए रखेंगे अपनी पार्टनरशिप या 1 साल के लिए रखेंगे, तो इस तरह के पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, जो पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। सच पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। और जब उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि 1 साल के लिए है, 6 साल के लिए, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ लोगे कि 6 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में जितना भी टाइम ड्यूरेशन बताया गया था वो एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद में कंटिन्यू नहीं की जा सकती पार्टनरशिप, वो फिनिश ऑफ हो जाती है। अगर करना है तो दोबारा से रजिस्टर करना होगा आपको रजिस्टर ऑफिस में जाके। ओके इतना भी आपको आ गया होगा मेरे होशियार बच्चे, आपको फटाफट सीख लेते हो आप लोग। आगे देख लेते हैं पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। When partnership firm is formed for particular venture or business, such partnership is known as partnership for particular venture। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड, ब्रिज, ये सब कुछ। ओके अभी देखो वेंचर का मतलब क्या होता है। वेंचर ये आपके लिए नया वर्ड है। वेंचर का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी करना रिलेटेड टू बिजनेस। ओके या फिर बिजनेस करने के लिए आप साथ में आए हो, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है और उसे कंप्लीट करना है, तो 2 या 3 लोग जितने भी उसमें एफिशिएंट होंगे, तो वो लोग आकर के कोई प्रॉपर अच्छा सा प्रोजेक्ट करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लेंगे। तो जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल दिया रहता है, गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, कुछ भी निकलते हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा लोगों की मतलब ज़रूरत आन पड़ती है, तो अगर पता चला कि 2 या 3 लोग हैं जो एफिशिएंट है वो कुछ डैम बनाने में या रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अलग अलग उसके अंदर बहुत सारे काम होते होंगे ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए अगर कुछ है लोग हैं एफिशिएंट, तो वो लोग साथ में आ जाएंगे, वो एक अपना पार्टनरशिप करके और वो टेंडर वगैरह के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह का भी होता है। ओके तो इसको क्या हम बोलेंगे, पर्टिकुलर वेंचर, मतलब वो स्पेसिफिक उस काम के लिए ही साथ में आए हैं, वो काम फिनिश ऑफ हो जाएगा, अपना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेके वो लोग चले जाएंगे, इस पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। करना है तो रजिस्टर करो। ओके तो पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर हम बोलेंगे व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर वेंचर और बिजनेस। किसी भी तरह के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, वेंचर। Such partnership is known as partnership for particular venture. Example, construction of dams, roads, bridge, selling of seasonable products, etc. Okay.
आगे देख लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी ये सब हमने देखा इसके अंडर, किसके अंडर, जनरल पार्टनरशिप के अंदर हमने पार्टनरशिप एट विल देख लिया, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड देख लिया एंड पार्टनरशिप फॉर वेंचर देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या चीज़ है अभी वो देखते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एज फॉलोज। अभी देखो ये भी जो है ना, वही मैंने जो आपको बोला कि आपको ये याद रखना होगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, इसी के अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए गए होंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड। उसी के अंदर एक हिस्सा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ओके, अगर ये आप एग्जाम में स्पेसिफाई करोगे अपने पेपर में तो मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये रिलेटेड टू लॉ है। ओके, तो द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके अंदर अभी उन्होंने जो भी बताया होगा उस हिसाब से वो पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है। उसके अंदर दो टाइप्स उन्होंने बता दिए हैं, एक तो है डेजिग्नेटेड पार्टनर और दूसरा है जनरल पार्टनर। स्पेलिंग पार्टनर का यहाँ पर रॉन्ग दिया है। ओके, तो आप उसको पार्टनर ही बोलोगे। आगे देख लेते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या होता है। ओके, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड हैव एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अमंग 2 पार्टनर्स 1 पार्टनर मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। आपने ज्योग्राफी में ये, आपने स्कूल में आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पर ये डेजिग्नेशन वर्ड आता है। या डेजिग्नेशन का मतलब ये भी होता है कोई पोस्ट, जब आप जॉब करते हो आपको कोई पोस्ट मिलता है जॉब का, तो आपको क्या बोलते हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो आप बोलो कि मैं मैनेजर हूँ, मैं ये है, मैं वो हूँ। आपका जो पोस्ट का जो नाम होता है ना, उसको बोलते हैं डेजिग्नेशन। मतलब वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप इस पोस्ट पे काम करते हो, है ना। या फिर डेजिग्नेशन का मतलब ये भी होता है कि जोग्राफिकल रीजन भी होता है। मतलब डेजिग्नेशन मतलब किसी को तरफ पॉइंट आउट करना कोई चीज़ के बारे में। ओके, उसको भी हम बोल सकते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर अभी यहाँ पर क्या है, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जो भी हर लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड का मतलब क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी मैं आपको हर वीडियो में समझाती हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी वो होती है जिसकी अगर कंपनी या पार्टनरशिप वाइंड अप होने जा रही है, तो ये लिमिटेड वर्ड और अनलिमिटेड वर्ड का आता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी में आपने LTD भी लिखा होगा, टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता होगा ना, है ना, लक्स लिमिटेड, HTML लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज का नाम होता है ना। तो LNT लिमिटेड। तो ये लिमिटेड वर्ड एंड अनलिमिटेड वर्ड में क्या फ़र्क है, तो अगर आपको पता है, मैंने हर वीडियो में बताया है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे आंसर उसका बता दो। ओके ना, तो फिर एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मतलब उन लोगों को एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए। ये ऑब्वियस है, एक्चुअली 2 होंगे नहीं तो पार्टनरशिप कहाँ से होगी, है ना। तो कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए ही चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। एंड ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया में रहने वाला बंदा चाहिए, फॉरेनर नहीं चलेगा। तो डेजिग्नेशन मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जोग्राफिकल रीजन को स्पेसिफाई कर दिया है कि वो इंडिया में रहना चाहिए। दूसरा है जनरल पार्टनर। इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर्स आर जनरल पार्टनर। इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर्स आर जनरल पार्टनर्स। मतलब ये हमने अभी ऊपर देखो जनरल पार्टनर के बारे में पढ़ा था, तो ये जितने भी पार्टनर्स हो गए ना लिमिटेड लाइबिलिटी में, सारे के सारे जनरल पार्टनर ही होंगे। The limited liability partnership offers some personal liability protection to the participant। अभी ये देखो वही मैं आपको जो बता रही थी ना कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, कमेंट करो। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी है ना कहीं जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिला रहता है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। ओके, इंडिविजुअल पार्टनर्स इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। अभी एक तो फ़ायदा ये हो गया कि सपोज 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर में से एक ने कुछ गलत कर दिया है ना, या फिर कुछ फ्रॉड कर दिया है, तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। ओके, दूसरे के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा के उसको सज़ा नहीं दे सकते। ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा,
और फॉर द डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, या फिर लिमिटेड, ये जो लिमिटेड है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अभी उन्होंने यहाँ पर दिया है। ओके, और फॉर द डेब्ट्स मतलब अगर जितने भी डेब्ट्स हो रहे हैं या कंपनी वाइंड अप होने को आ रही है, तो जितने भी समझो आपको क्रेडिटर्स को पैसे पे बैक करने हैं, अभी बिजनेस का हर एक एसेट भी बेच दिया आपने, सब कुछ बेच दिया, कैश भी आपने सब निकाल लिया, सबके कर्जे चुकाने आपको, फिर भी कर्जा बचा है, आप पे बैक नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ कुछ अमाउंट बचा ही है क्रेडिटर्स का, तो उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनके आप पर्सनल चीज़ों को बेच कर कर्जा नहीं चुकाएंगे, वो भले बैड डेब्ट्स हो जाए। ओके, तो ये एक फ़ायदा होता है कि उनकी पर्सनल चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगाता है। वही जब अनलिमिटेड होती है ना, अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड अगर कोई कंपनी है या पार्टनरशिप है, वहाँ पर अगर कंपनी का ये पैसा जो है वो कम पड़ रहा है, तो वहाँ पर पर्सनल चीज़ों की भी जाके बेच कर और आपको लोगों का कर्जा चुकाना होगा। ओके, ऐसी केस लिमिटेड लाइबिलिटी में नहीं होती। अभी ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी देखो, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया, सोल ट्रेडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी के बारे में भी हमने पढ़ लिया, पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी अभी हमने पढ़ लिया। मतलब अब तक हमने 3 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में, 4th चैप्टर में 3 टॉपिक्स हमने पूरे कवर कर लिए। देखना है तो कंटिन्यूस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट दबा के देख सकते हो, ओके, या मेरे चैनल पे जाके। तो पूरा हो गया। अभी हम किस पर मूव ऑन करेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी ये कुछ नया है आपके लिए। ओके, जॉइंट हिंदू, यहाँ पर मतलब कोई रिलीजन का वर्ड आ गया, तो ये चीज़ क्या है तो वो देख लेते हैं। चलो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। इंट्रोडक्शन क्या दिया है उन्होंने, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, बट देर इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया. It exists only in India. It is known as Hindu Undivided Family Business, Joint Hindu Family Firm. Okay, अभी ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ये वाला टॉपिक। तो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अभी देखो, पूरी दुनिया भर में आप देखोगे ना तो बहुत सारे बिजनेस के टाइप्स है। जैसे कि सोल ट्रेडिंग आपको दुनिया भर में मिल जाएगा, पार्टनरशिप मिल जाएगा, देन प्राइवेट कंपनी मिल जाएगा, पब्लिक कंपनी मिल जाएगा। लेकिन ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, ये आपको सिर्फ इंडिया में ही नज़र आएगा, इंडिया के बाहर किधर नज़र नहीं आएगा। देर इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस। यूनिक मतलब ये एक ही है, इसके जैसा कोई और फॉर्म नहीं है बिजनेस का। फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और ये इंडिया में ही ओरिजिन हुआ है और ये इंडिया में ही लागू है। ये इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF। ओके, अभी इसको अगर मैं नॉर्मली आपको पूछूं, चलो मुझे बताओ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होगा। बिजनेस वर्ड छोड़ दो, सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं पूछूं तो आप ये बोलोगे कि मैडम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है जॉइंट फैमिली, है ना। जो लोग मतलब में एक ही घर में सारे लोग रहते रहेंगे, जॉइंट फैमिली, है ना। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज रहती थी, बड़ी बड़ी, चाचा दादा परदादा सारे के सारे, उनके इतने सारे बच्चे, सब कुछ साथ में रहते थे, है ना। तो उस टाइप के लोग जब कुछ बिजनेस करते थे तो खानदानी बिजनेस कहलाता था। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो खानदानी बिजनेस को हम बोलेंगे हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस, जिसे HUF शॉर्ट में कहा जाता है, या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म भी बोलेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं मीनिंग क्या दिया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, हाँ, ये वाला। तो आगे देखते हैं, स्कूल ऑफ थॉट अंडर हिंदू लॉ। अभी मीनिंग क्या है, मिताक्षरा। According to this school, only male member of the family can inherit the family business. Hence, the sons, grandsons and great-grandsons become joint owners of the family property. अभी ये देखो, ये तो आपको नॉर्मली अपने इंडिया में तो चलता ही है ना। जो दादा रहेगा उसका प्रॉपर्टी बेटे को जाएगा, बेटे का प्रॉपर्टी उसके बेटे को जाएगा, उसका मतलब वो खानदानी चलता आता है ना। बेटे उसका बेटा, उसका ग्रैंडसन, मतलब लोग, और ये सब कुछ लड़कों में ही बांटा जाता है मोस्टली। लड़कियों को तो चलो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, प्रॉपर्टी में हिस्सा वगैरह मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बेटे का बेटा, नॉट बेटी, नॉट डॉटर, बेटा, वही बिजनेस आगे अपने अपने बच्चों को देता जाएगा। ज़्यादातर ये चीज़ आपको अगर देखनी है ना
तो मारवाड़ी में देखने को मिलेगा, है ना। मारवाड़ी लोग जो होते हैं उनका बिजनेस काफ़ी पुराना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं मोस्टली, मतलब बच्चे का बच्चा या फिर कोई सपोज मिठाई वाला है, सुलेमान मिठाई वाला, ओके, बम्बई में आपको मिलेगा। तो बच्चा उसका किसी एक ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया रहेगा बिजनेस, फिर वो अपने बेटे को देता है, फिर वो बेटा चलाता है कितने साल बिजनेस। उनके बहुत सारे फॉर्मूलेज भी होते हैं मिठाई वगैरह बनाने के जो किसी को भी नहीं आते हैं, ना, मसाला टाइप समथिंग। तो वो ऐसा कुछ होता है, उनका कुछ स्पेशलिटी रहता है जिसकी वजह से वो काफ़ी चलन में आ भी जाता है बिजनेस। तो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ओनली मेल मेंबर, स्कूल मतलब ये आपकी स्कूल नहीं है जहाँ पर आप स्कूल में जाके पढ़ाई करते हो, ABCD पढ़ते हो, वो स्कूल नहीं। इसे आप ये कह सकते हो कि एक पैटर्न बोल सकते हो, ओके। तो ओनली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब मेल ही रहना चाहिए वो, नॉट डॉटर्स ऑफ द फैमिली कैन इनहेरिट द फैमिली बिजनेस, मतलब बेटे का बेटा वो सब। इनहेरिट मतलब क्या, आगे पास ऑन करना। Hence the sons, grandsons and great grandsons become joint owners of the family property। अभी इसी बहाने क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, ये इनडायरेक्टली क्या हो जाते हैं, दे बिकम जॉइंट ओनर्स। मतलब ओनर तो सभी है लेकिन वो आगे पास ऑन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दादा ने अपने सन को या ग्रैंड सन को पास ऑन किया तो वो खुद ओनर नहीं है, नहीं, ओनर सब है, ओके। The son gets equal rights along with his father in the ancestral property। ancestral property मतलब क्या, खानदानी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। वही मैंने आपको जो बोला, खानदानी। तो जो हक और जो राइट्स फादर के होंगे वही ग्रैंडफादर के भी होंगे और वही उसके सन के भी होंगे, और सन का कोई सन है तो उसका भी वही इक्वल हक होगा। He has a right to ask for division of the family property। अगर उसमें से कोई भी एक बेटा बंटवारा करना चाहे या अपना हिस्सा चाहे तो वो उसे मांग सकता है। This school is popular in India except Assam। अभी ये जो है ना चीज़, ये जो इस टाइप का जो स्कूल है, मतलब इस टाइप का ये जो हमने पूरा पैटर्न देखा, तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, मिताक्षरा। तो ये जो पैटर्न है इसको हम सिर्फ इंडिया में ही देखते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये कुछ पार्ट में फॉलो नहीं किया जाता, जैसे कि आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। अभी हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक जैसा कुछ आ जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान में रख लो। आगे देख लेते हैं दया भागा, ओके। अब ये क्या चीज़ है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर विल बी को पार्सेंसर्स इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। After death of husband, his property and business passes to his wife and other ancestors। अभी देखो यहाँ पर ना लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं दिया गया है, जबकि हमने मिताक्षरा, ये देखो ये जो हमने मिताक्षरा पढ़ा था, यहाँ पर हमने सिर्फ मेल मेंबर्स का हक देखा था, है ना, उनका ही राइट देखा था। लेकिन दया भागा जो है यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के राइट्स इक्वल रखे गए हैं, दोनों को अपना अपना हक मिलेगा। और जो भी है फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो आगे तो पास ऑन होना ही है, ओके। लेकिन यहाँ पर लड़का हो या लड़की दोनों को अपना अपना हिस्सा मिलेगा। और आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, और सपोज मतलब यहाँ पर मेल एंड फीमेल, लड़की मतलब डॉटर है तो उसको तो राइट मिलेगा, लेकिन अगर वो बहू है घर की तो उसको भी राइट मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो लड़की डॉटर ही होनी चाहिए, आपकी ही सगी बेटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। After the death of husband, his property and business passes to his wife and other ancestors। मतलब अगर कोई वाइफ है, उसका हस्बैंड को तो चलो राइट है ही, लेकिन हस्बैंड को भी मिलेगा। हस्बैंड की अगर समझो एक फैमिली में अगर मैं आपको बताऊँ, सपोज 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, तो ये दोनों को तो राइट्स मिलेगा, ओके। ये डॉटर्स है, ये एक डॉटर है और एक सन है। अब सन जो है, सन की वाइफ भी आ गई, ओके, उसके भी बच्चे होंगे, है ना। तो अभी कुछ हो जाता है जिससे कि यहाँ पर राइट किसका है, बेटा और बेटी का। लेकिन ये जो हस्बैंड है इसकी डेथ हो जाती है, तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो उसकी वाइफ को भी मिलेगा। और उसके बाद में जो जितने भी उसके बच्चे रहेंगे, मतलब इसी आदमी से, तो उसको भी, उन सबको भी अपना अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। आई होप इतना आपको समझ गया हो। अब मेरी तरफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी। आगे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दिया है।
अंडर, अभी यहाँ पर उन्होंने ना दो इसमें डिवाइड कर दिया था। ओके, तो अभी मुझे बोलो क्या है, एक तो है मिताक्षरा, दूसरा है दया भागा। तो ये क्या हो गए, ये है दो टाइप के स्कूल्स ऑफ द थॉट अंडर हिंदू लॉ, और ये किसके लिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दिया है इन्होंने। अंडर हिंदू लॉ एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली is a family which consists of all persons linearly descendant from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters. HUF cannot be created under a contract. देखो ये जो है ना, इसके अंदर खून होना चाहिए। ओके, एक ही बंदे का, ये मतलब वो जो पूरी फैमिली का जो बात आती है, तो एक ही खून के लोग होते हैं वो, है ना, मतलब एक ही ब्लड एंड DNA। ओके, यहाँ पर आप किसी तीसरे को ला के अपनी फैमिली में उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा नहीं बना सकते, भले आपने अडॉप्ट क्यों ना किया हो। ओके, वो नहीं बनेगा। मतलब ऐसा समझो कि दादा है, दादा का बेटा है, बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है, ये सब का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली इन्होंने ये बताया कि खानदानी खून मतलब उनका एक ही आदमी के इतने सारे बच्चे, जिसके अंदर उसी का खून और DNA ब्लड पास ऑन किया गया है और वो उसी के डिसेंडेंट हो। अंडर हिंदू लॉ HUF इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब उन सभी का एक ही ग्रैंडफादर रहना चाहिए। ओके, विच इंक्लूड्स, और इसके अंदर कौन कौन होंगे लोग, उसके अंदर होंगे उन लोगों की वाइफ, ओके, और अनमैरिड डॉटर्स, जिनकी शादी नहीं हुई है, इस तरह के डॉटर्स। एन HUF कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी को भी आप कॉन्ट्रैक्ट का अंडर, इनडायरेक्टली मतलब ये भी हो जाता है कि एडॉप्शन भी शायद यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, एडॉप्शन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि किसी दूसरे बच्चे को आप गोद ले रहे हो, तो वो भी यहाँ पर नहीं चलेगा। आपने खुद आपका अपना बच्चा चाहिए वो। आगे देख लेते हैं फीचर्स क्या दिया है। कंसिस्ट ओनली इन इंडिया, ये तो खासियत है इसकी कि ये सिर्फ आपको इंडिया में ही नज़र आएगा। ओके, तो अभी एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, अगले वीडियो में ले लेती हूँ। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो आप। ये जो फीचर्स है ना, यहाँ से हम लोग कल ले लेते हैं। ओके, तो चलो बाय बाय। अब तक के लिए कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को शेयर करो, हेल्प करो इस चैनल को ग्रो करने के लिए। फ्रेंड्स, एक कमेंट कर दो, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे लगते हैं, रिप्लाई करने के लिए भी। कुछ डाउट है या कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक लाइक दे दो। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।